दोस्तों, वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप आया कि दुनिया का दिल दहल गया। 10,000 से ज्यादा जाने गई और एक अंदाजा ये लगाया जा रहा कि शायद अगर आंकड़ों को जोड़ा जाएगा तो 1 लाख मौतें इस भूकंप की वजह से हुई। तो अब बात ये आती है कि इतना बड़ा भूकंप आया कैसे और इसे वेनेजुएला का सदी का सबसे बड़ा भूकंप कहा क्यों जा रहा है, और उसके साथ ही कि आखिर ये भूकंप एग्जैक्टली क्या है। और दूसरी बात यह कि आपको कौन सी अन्य बातें इस बात के साथ जानना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आई इसका करंट अफेयर प्रोग्राम। चलिए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। पहले जानते हैं एग्जैक्टली भूकंप आया कहां पे। तो ये भूकंप आया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसके उत्तर में आएंगे तो यह है वेनेजुएला। ये कैरेबियन सी से लगा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ समय पहले इतना बड़ा भूकंप आया जिसका मैग्नीट्यूड में बताया गया, जो सिस्मोग्राफ होता है जिसमें उसकी तीव्रता नापी जाती है, 7.2 से 7.5, यानी कि 2 बार है। और अपने आप में इतिहास में कई लंबे सालों बाद ऐसा हुआ है कि एक के बाद एक 2 बार भूकंप आए हैं। हालांकि आप आमतौर पर सुनते होंगे कहीं पे भूकंप आता है तो उसके बाद भी भूकंप के झटके आते हैं, उसको आफ्टर शॉक कहते हैं। लेकिन वो आफ्टर शॉक हमेशा जितना भूकंप पहली बार में आया था, जो सबसे तीव्र होता है, उसकी उसकी तुलना में कम होता है। लेकिन ये देखें तो पहले 7.2 का आया और उसके बाद 7.5 तीव्रता का आया। और ये 0.3 में जो आप सोच रहे हैं कि ज्यादा अंतर नहीं होगा, दरअसल इसमें 2.8 गुना का अंतर है, यानी कि लगभग 3 गुना ज्यादा तीव्रता का अंतर आ जाता है। यानी कि 7.2 में जितना ऊर्जा निकली थी उससे 3 गुना ज्यादा लगभग ऊर्जा निकली 7.5 में, यानी कि और खतरनाक भूकंप था। और इसकी वजह से ये सब कुछ 39 सेकंड में ऐसा हुआ कि कई इमारतें ढह गई, कई सैकड़ों कमरे वाले इमारतें ढह गई, बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें। इसी वजह से इतनी जान माल का नुकसान हुआ। तो अब बात आती एग्जैक्टली ये जो क्षेत्र है वेनेजुएला है, ये कैरिबियाई सी से लगा हुआ है, दक्षिण अमेरिका में है और उसके उत्तर के क्षेत्र में है। कराकस जो यहाँ की राजधानी है, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और ला गुएरा यहाँ पे एक क्षेत्र है, वहां पे बड़ा असर पड़ा है। और इसके बाद फिर ये हुआ कि भूकंप आने के बाद, क्योंकि ये तटीय देश है, यहाँ पे समुद्र है बगल में, तो अंदाजा ये लगा कि अब इसके बाद एक बड़ी सुनामी आएगी। और वो सुनामी आएगी क्योंकि भूकंप आया है तो समुद्र की अब लहरें भी उठेंगी वहां पे। और वो लहरें उठेंगी तो जो आइलैंड्स हैं, जैसे प्लूटो रिको भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, देश है, ये सब में खतरा है लोगों की जान माल के नुकसान का। हालांकि बाद में वो चेतावनी वापस ले ली गई, लेकिन जाने तो जा चुकी है वेनेजुएला में। तो चलिए इस बात को और विस्तार से समझते हैं। पूरी खबर है 24 जून 2026 की, जब ये 7.2 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप आते हैं सिर्फ 39 सेकंड के अंतर पर। तो इसको अर्थक्वेक डबलेट कहा गया है, यानी कि एक तरह से हिंदी में कह दें तो दोहरा भूकंप कहा गया है। तो ये जो दोहरा भूकंप है, अर्थक्वेक डबलेट है, ये क्यों आया? ये आया, अब उसके पीछे का पूरा साइंस समझना पड़ेगा, एक लाइन में कैसे होगा। तो पहले पूरी बात तो समझ गए भूकंप की। अब भूकंप एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए, पृथ्वी के अंदर जहां पे भूकंप की शुरुआत हुई, यहां से आपको होता है 3 रेज होती हैं। कौन कौन सी होती है? पी होती है, एस होती है, एल होती है। तो यहां पे भूकंप की शुरुआत हुई, वो जगह क्या कहलाएगी? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर, ठीक है। और जहां पे उससे निकलने वाली वेव पहुंचेगी, जहां पे सबसे ज्यादा वो वेव अपना सबसे पहले पहुंच के असर दिखाई, वो कौन सी जगह होगी? वो होगी इपीसेंटर, जहां सबसे पहले पहुंची। तो ठीक है, तो हाइपोसेंटर, एपिसेंटर। लेकिन ये हाइपोसेंटर बना कैसे, वहां पे ऐसा हुआ क्या था, ये तो हमें समझना पड़ेगा। और ऐसा क्या हुआ कि 2 बार उस जगह से भूकंप हो गए, ये बात समझनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से देखिए नुकसान तो देखिए बहुत कुछ हुआ। कई राज्यों में डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया, बहुमंजिला इमारतें गिर गई। जान माल का नुकसान नहीं होता, उसके बाद चीजें और रुक जाती हैं दोस्तों। ना वहां पे बिजली होगी, ना वहां पे पानी की सही तरीके से सप्लाई होगी, मोबाइल टावर नहीं बचेंगे, तो फिर लोग बात कैसे कर पाएंगे? और संकट के समय में जब बात नहीं कर पाएंगे, पैनिक कितना बढ़ेगा। वहां पे बहुत सारे खाने पीने की चिंता, जीने के चिंता, स्वास्थ्य की बहुत सारी चिंताएं अभी होने वाली, कई जाने तो इस वजह से चली जाएंगी, ये चिंता है। तो अब यहाँ पे अगली बात आती है कि चर्चा में होने की वजह ये थी कि अर्थक्वेक डबलेट की बात है, जो 2 बार भूकंप आए। तो ये इतिहास में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, यानी कि अब ये ऐतिहासिक हो गई है बात। दूसरी बात ये कि यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे है, उसने सर्वोच्च रेड अलर्ट जारी किया और कहा कि हाई कंसल्टीज एंड एक्सटेंसिव डैमेज आर प्रोबेबल, यानी कि बहुत ज्यादा डैमेज, यानी कि इन्हीं लोगों ने अंदाजा लगाया है कि लगभग लाख लोग मर गए होंगे। फिर कैरेबियन में सुनामी की चेतावनी मैंने आपसे बताया था कि दी गई, लेकिन वो चेतावनी वापस ले ली गई। और उसके बाद एक सदी
से अधिक समय में सबसे शक्तिशाली भूकंप रहा है। तो ये वेनेजुएला के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर हम मैग्नीट्यूड देखें सिस्मोग्राफ के हिसाब से, तो इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप कहाँ पे आ चुका है? हमारे नेपाल पे आ चुका है। 8 के आसपास की तीव्रता का भूकंप था। जापान में आ चुका है 9 के आसपास की तीव्रता का। लेकिन बात वही है, जो संरचनाएं हैं, जो बिल्डिंग है, जो जितनी भूकंप रोधी, हम कहते हैं आज के डेट में जो घर बनते हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज अपार्टमेंट बनते हैं, तो उसमें बहुत सारी एक सिविल इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, वो उस हिसाब से बनाए उस बिल्डिंग को, उस बात का ध्यान रखे, सारा कैलकुलेशन रखे कि भूकंप रोधी होनी चाहिए, खास एक मात्रा तक भूकंप को वो झेल सके। तो जापान उस मामले में काफी तरक्की कर चुका है। तो अब ऐसे भूकंप जापान की बिल्डिंग शायद उतनी आसानी से झेल जाए जितनी ये नहीं झेल पाया, इसी वजह से ज्यादा जाने गई है। अगली बात आती है इस पूरी धरती की अब संरचना को समझिए, तब आपको पता चलेगा भूकंप एग्जैक्टली कैसा है। देखिए, पूरी धरती में है बहुत सारे, जैसे ऊपर का हम बोलते हैं सरफेस है ना, सबसे ऊपर का एरिया। मुख्य रूप से पूरी धरती को 3 हिस्सों में हम बताएं कि अगर बांटना है, पूरा ये गोला है। अब इसको हम सबसे पहले सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है। फिर क्रस्ट के बाद मेंटल है। फिर उसके बाद कोर है। यानी कि सबसे ऊपरी परत क्रस्ट हो गई, फिर बीच में इसके मेंटल है, और बीच में कोर है, सबसे बीच में। ठीक है, अंदर, सबसे अंदर की तरफ, यानी कि बीच में ही हो गया गोले में के हिसाब से। तो क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट की जो डेप्थ है बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 हिस्सों में अगर पृथ्वी बटी है, तो सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो मेंटल का है। लेकिन अब क्रस्ट 0 से 70 किलोमीटर तक हो सकता है। तो जो महाद्वीप का एरिया है वहां पे वो क्रस्ट ज्यादा चौड़ा होगा, लेकिन जो महासागर का है वहां पे क्रस्ट ज्यादा मोटा नहीं होगा, लगभग 5-10 किलोमीटर का ही होगा। अब दूसरी बात यह कि जो मेंटल है वो 2 हिस्सों में है, एक ऊपरी मेंटल, एक निचला मेंटल। तो अब ये देखें, पूरे जो मेंटल है दोनों को मिला दिया जाए तो 84% भाग है और अर्ध तरल अवस्था में है। और यहाँ पे क्या होता है, कन्वेंशन करंट यही होती है क्योंकि वो तरल अवस्था में है। कोई भी लिक्विड है, सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए, कोई भी लिक्विड वाली चीज हो, वो मूव करेगी ना कहीं की भी, उसमें एक संवहनी धाराएं होंगी, वो कहीं ना कहीं मूव कर रही हैं। अब हो क्या रहा है कि आप अंदाजा लगाइए, मोटा जो लिक्विड है, एक तरह से हम ये कहें कि अर्ध तरल अवस्था में, तो तरल है, तरल के ऊपर क्या है, जो हमारा क्रस्ट है वो ठोस है। अब पानी में जैसे ऊपर आप देखें तो बर्फ आ जाता है, तो पानी के ऊपर जैसे बर्फ है वैसे मेंटल के ऊपर हमारा क्रस्ट है। अब ये क्या है कि चूंकि संवहनी धाराएं चल रही हैं, यानी कि वो फ्लो हो रहा है मेंटल का, क्योंकि अर्ध तरल अवस्था में है, तो उस फ्लो की वजह से जो ऊपर जो क्रस्ट है, जैसे पानी के ऊपर जैसे बर्फ है, तो हमारे इस मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट है वो क्रस्ट भी मूव कर रहा है। लेकिन वो मूव बहुत स्पीड से नहीं कर रहा है, यानी कि साल में 2 से 5 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। यानी कि साल भर में जितने हमारे नाखून बढ़े, अगर हम नाखून साल भर ना काटें, लगभग उसके आसपास का मूवमेंट है। यानी कि पूरा एक क्रस्ट, बहुत सारी प्लेटें हैं, ये पूरा जो क्रस्ट है एक ही हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी धरती, हम कह रहे हैं ना कि सबसे ऊपर का हिस्सा क्रस्ट है, तो ऐसा नहीं कि क्रस्ट अपने आप में पूरा एक जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग टुकड़ों में है, जिसको हम प्लेट बोलते हैं। बहुत सारी बड़ी और छोटी प्लेट मिला के लगभग 15-20 प्लेटें हैं धरती में। अब उन प्लेटों की साइज बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी अलग अलग साइज है। अब या तो ये आपस में टकरा रहे हैं, या तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या तो एक दूसरे से फ्रिक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप कैसे होता है, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के पास नहीं आए, एक दूसरे से दूर नहीं गए, लेकिन ऐसे गए, एक दूसरे से टकराते हुए, ऐसे फ्रिक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको स्ट्राइक स्लिप बोलते हैं। तो इसकी वजह से भूकंप आता है। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं तो भी भूकंप आ रहा है, ये सबसे खतरनाक होता है। तो हम देखें तो जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई, क्या हुआ उससे, हिमालय पर्वत पूरा तैयार हुआ। ठीक है, अब ये हिमालय पर्वत जो तैयार हुआ, तो उस वक्त भूकंप आया होगा अच्छा खासा, अभी भी भूकंप आता है। भूकंप जो उसका है, तो क्यों हुआ, 2 प्लेटें आपस में टकराई इस वजह से। अब कोई प्लेट दूर जाएगी तो उस एक दूसरे से दूर जाएगी तो उतनी मात्रा में, लेकिन फिर भी भूकंप होगा। लेकिन इस मात्रा में जब स्ट्राइक स्लिप होगा तो भी भूकंप होगा। तो वेनेजुएला में जो भूकंप आया है वो स्ट्राइक स्लिप है, यानी कि 2 प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से टकराई नहीं है, फ्रिक्शन करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी गई। अब कौन सी है, चलिए मैं वो भी समझ आता हूं। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे ऊपर का भाग है भूपर्वती, मेंटल, फिर कोर जो हम बोलते हैं, ये तो आप समझ गए। अब एक भ्रंश रेखा समझ लीजिए, फॉल्ट लाइन, ये क्या है। अब जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। अब ये एक दूसरे से एकदम टकरा गई, ठीक है, और ये मैंने क्या बोला, क्या हो रहा है, स्ट्राइक स्लिप हो रहा है।
क्योंकि 3 तरीके से भूकंप आता है। अब टेक्टोनिक प्लेट हम जिसको बोलते हैं, तो एक है अभिसारी सीमा, एक दूसरे की ओर जब आती है तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, एक दूसरे की तरफ आ रही है, अभिसारी सीमा बन रही है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें हम कहें तो पर्वतमालाएं, जो उदाहरण के लिए हम जैसे हिमालय की बात करें। फिर एक दूसरा है, हम ये अपसारी समझिए, डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जा रही, तो जो रिफ्ट बनती है, घाटी बनती है, जैसे कि अफ्रीका में रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली है, तो क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अलग जा रहे हैं, दो बड़े भूखंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो बीच में घाटी बन रही है। अब देखिए तीसरा, हम जो स्ट्राइक स्लिप की बात कर रहे थे, तो एक दूसरे के समानांतर हैं, रगड़ खा रही हैं और क्षैतिज हैं, ऊपर नीचे नहीं जा रही। नहीं तो अगर टकराने में क्या होता है कि एक प्लेट ऊपर जाती है, एक प्लेट नीचे जाती है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि दो प्लेटें जब आपस में फ्रिक्शन करती हैं, तो फ्रिक्शन कर टकराएंगी तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन का मतलब है कि वो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकेंगी, और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे को आगे बढ़ने से रुकेंगी, तो अब नीचे चूंकि क्या हो रहा है, वो जो मैग्मा है, गर्म गलित अवस्था में जो मैग्मा है, जिस जो बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं, वही तो बह रहा है। जो मेंटल में क्या है, वो गर्म गलित पदार्थ मैग्मा ही है। तो मैग्मा एक डायरेक्शन में तो अपने फ्लो कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, इस क्रस्ट को यानी कि इस टेक्टोनिक प्लेटों को आगे की तरफ धक्का देगा। अब वो धीरे धीरे, चूंकि वो फ्रिक्शन हो रहा है तो रुके हुए एक दूसरे से टकरा के तो रुक गए हैं, लेकिन वो एक दूसरे को धक्का भी देते जा रहे हैं। तो कभी न कभी साल 2 साल 3 साल एक ऐसा समय आएगा कि वो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा कि वो वहां पे क्रैक आएगा। क्रैक आने के बाद क्या होता है, वो तो दरार है, लेकिन जो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, फॉल्ट की बात कह रहा हूँ कि आपको फॉल्ट समझना है। तो फॉल्ट क्या है कि उस जगह पे आप वहीं पे अभी रहिए जहाँ पे मैं हूँ, अब वो दोनों प्लेटों के बीच में, वो जहाँ पे दोनों कई हिस्से उस दोनों प्लेटों के आपस में चिपके हुए होंगे फ्रिक्शन की वजह से, अब वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो वहां पे जोर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। तो पहले तो दरार आई, क्रैक आया, उसके बाद क्या हुआ, जब क्रैक आता है तो ऐसे लाइन आ जाती है ना। अब जब लाइन आ गई, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो वो उधर एक दूसरे के अपोजिट में खींच रहे होंगे, तो कुछ मात्रा में जब वो खींच गए, यानी वो जो क्रैक था वो और चौड़ा हो गया, वाइड हो गया, तो उसको हमने क्या कहा, भ्रंश। तो वो फॉल्ट लाइन हो गया। अब वही फॉल्ट लाइन, एक टाइम की बात क्या होता है कि उसी फॉल्ट लाइन से दोनों प्लेट जुड़े हुए हैं, और ज्यादा स्ट्रेस पड़ा तो वही फॉल्ट लाइन से ही एनर्जी रिलीज होती है। तो एक फॉल्ट लाइन थी दोनों प्लेटों के बीच में, वो दो प्लेट कौन से थे ये समझ लीजिए। दो, एक तो कैरेबियन प्लेट था, कैरेबियन प्लेट पूर्वी दिशा में 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की डायरेक्शन से जा रहा था। कैरेबियन प्लेट के अलावा दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट था, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, तो एक कैरेबियन प्लेट है, इस तरफ होगा, एक साउथ अमेरिकन प्लेट है। अब यही दोनों आपस में एक दूसरे से फ्रिक्शन किए, तो इसमें हुआ ये कि पूर्वी दिशा में जा रहा है, एक पश्चिम में सापेक्ष गति में जा रहा है, और इन्हीं के बीच में फॉल्ट जोन बना, स्ट्रेस होने की वजह से पहले क्रैक आया, फिर वहां पे फॉल्ट हुआ, यानी कि वो जो क्रैक था थोड़ा और वाइड हुआ, एक अपोजिट डायरेक्शन में, वो जो वाइड जो होता है उससे वो चट्टाने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। वहां पे साल दर साल चूंकि वो नीचे से मैग्मा प्रेशर लेके जा रहा था, बहाते हुए जा रहा था, वो प्रेशर दे रहा था, एक टाइम ऐसा हुआ कि वो फ्रिक्शन रोक नहीं पाया और बहुत जोर का झटका लगा, उसी से एनर्जी रिलीज हुई, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई उसी की वजह से फिर भूकंप आता है। अब होता यह है कि एक बार भूकंप आना चाहिए हो, अब लेकिन जो फॉल्ट था, हम कहें कि जो भ्रंश था, एक तरह से कहें, ये भ्रंश फॉल्ट, बहुत सारी फॉल्ट लाइन होती है क्योंकि बहुत अलग जगह पे वो दो प्लेटें टकराई हैं, तो कई अलग अलग जगह पे जॉइंट जुड़ी होंगी, फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो हर जगह पे जहां जहां फ्रिक्शन हो रहा है उन प्लेटों के बीच में बहुत सारी फॉल्ट लाइन बन जाती हैं। अगर एक फॉल्ट लाइन में इतना स्ट्रेस बन चुका था कि उससे ज्यादा स्ट्रेस वो झेल नहीं सकती थी, और वहां से एनर्जी रिलीज हो गई, वो स्थान एक तरह से हम कह सकते हैं फट गया या वो झेल नहीं पाया, और उसके पास में ही एक और फॉल्ट लाइन थी, वो भी बहुत लंबे समय से एक स्ट्रेस अब झेल पाने की स्थिति में नहीं बची थी, या एक समय उसका भी आ ही चुका था, उतने करीब थी कि सेम टाइम पे वो भी एनर्जी रिलीज कर दी, वो भी फ्रिक्शन जो था वो समाप्त हो गया, इतना ज्यादा उस पर जोर पड़ा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि एक के बाद एक दो भूकंप आ गए, यानी कि दो जहां पे फॉल्ट थे वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो यहां पे हम बात करें तो कौन से था, तो देखिए जो मोरॉन फॉल्ट जोन था वहां पे सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, यानी कि यहां से की वजह से इस क्षेत्र में स्ट्रेस ये झेल नहीं पाया फॉल्ट जोन, और भूकंप शुरू हुआ। उसके बाद फिर सेन जो है दूसरा है, सेंट सेबेस्टियन है, वहां पे भी इसका असर पड़ा। तो ये जो हुआ, अब ये समझ में आ गया कि पूरा का पूरा भूकंप क्यों आया है, प्लेटों के एक दूसरे के अपोजिट में, और ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जा रहे थे, क्षैतिज में ही जा रहे थे, अपोजिट में गए। और कौन कौन सी प्लेटें थी, तो ये याद रहे
कि एक प्लेट थी कैरेबियन प्लेट और दूसरी थी साउथ अमेरिकन प्लेट, और उसके बाद हुआ ये कि ये आपस में फ्रिक्शन की वजह से लंबे समय से रुके हुए थे, लेकिन जो मैग्मा था मेंटल में, जो इन क्रस्ट के नीचे था, वो साल दर साल उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा था, और एक ऐसा समय आया कि वो स्ट्रेस झेल नहीं पाए, तो जो दरार पड़ी थी दोनों प्लेटों के बीच में जहां जहां पे, वो फॉल्ट में धीरे धीरे जब बनती है, और वही फॉल्ट जब एक टाइम के बाद स्ट्रेस नहीं झेल पाए, तो क्या हुआ, वो भूकंप हुआ और एनर्जी रिलीज हो गई, एक तरह का ब्लास्ट जैसा हुआ। वो ब्लास्ट ऐसा होता है, ऊर्जा का विस्फोट होता है कि आप समझिए कि कई परमाणु बम के जो ब्लास्ट की तरह, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैसा वाला होता है। तो अब इसमें टेक्टोनिक प्लेट का खिंचाव हुआ, ये समझ गए, वही 15-20 प्लेटें थी, 19वें 2 प्लेटें ये थी जिनका एक दूसरे की तरफ उल्टे डायरेक्शन में खिंचाव हुआ। दूसरा फॉल्ट लाइन जो थी, जहां मैंने बोला वहां पर स्ट्रेस पड़ा, वो स्ट्रेस एक समय तक रह नहीं पाया और वो ब्लास्ट हुआ। तो कैसे हुआ, इलास्टिक रिबाउंड हम कह सकते हैं, ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जैसे कि अब वो घर्षण हो रहा है, स्ट्रेस पड़ता जा रहा है, और जोर पड़ रहा है, क्योंकि वो धाराएं, संबंधी धाराएं उसको और जोर दे रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो हुआ ये कि जैसे एक रबड़ है, आप जोर से खींचते जाएंगे तो एक टाइम तक तो फैलती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो टूट जाएगी, और जब टूटेगी तो आपके हाथ में लगेगा, आपने नोटिस किया, वही ऐसा ही है, एनर्जी बहुत तेज रिलीज होती है। फिर भूकंपी तरंगे और सतह पर विनाश। अब मैंने क्या बोला कि वेव्स होती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव। तो जो सबसे ज्यादा पूरी बिल्डिंग को, जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली वेव है, वो कौन सी है, जो लंबी दूरी तक नुकसान पहुंचाती है, एल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहली प्राइमरी है, पी है, फिर पी से ज्यादा नुकसान नहीं, एस से होता है सेकेंडरी से, और लॉन्गिट्यूडनल सबसे ज्यादा होता है। अब ये तो आप समझ गए हैं कि जो वेनेजुएला में 4 प्रमुख फॉल्ट सिस्टम है, तो बोकोनो है, और सैन सेबेस्टियन है, एल पिलर है, और एक है मोरोन। तो मोरोन फॉल्ट जो था, वो भूकंप आने की शुरुआत की वजह बना। अब उसके बाद बात आती है अर्थक्वेक डबलेट क्यों हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि एक सीधी सी बात है, आमतौर पर ये होता है कि एक मेन शॉक आएगा तो फिर आफ्टर शॉक उससे छोटी, कम मैग्नीट्यूड की होंगे, लेकिन इसमें क्या हुआ, 7.2 से 7.5 पे आ गया। तो वही था कि एक फॉल्ट लाइन से दूसरी फॉल्ट लाइन, वो भी ब्लास्ट, वहां भी विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट की वजह से इतना बड़ा हुआ। नहीं तो आमतौर पर एक फॉल्ट लाइन में विस्फोट हो गया तो उसके बाद मामला सेटल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया, इसी वजह से काफी दुर्लभ। तो जब कोई फॉल्ट टूटता है तो वह इतना स्ट्रेस रिलीज करता है कि पड़ोसी फॉल्ट तुरंत ब्रेक होने में असमर्थ रहता है। सीधी सी बात है कि वो फॉल्ट था, वो टूटा, तो उन दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा, दोनों प्लेटों के बीच में स्ट्रेस था, स्ट्रेस रिलीज हो गया। अब स्ट्रेस रिलीज हो गया तो दूसरे फॉल्ट तो फूटेंगे नहीं, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पड़ोसी फॉल्ट अगर पहले से ही बहुत क्रिटिकल स्ट्रेस में था, यानी कि बगल वाले फॉल्ट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पहले से ही था, तब फिर वही वाली बात है कि एक तो स्ट्रेस रिलीज किया, दूसरे ने भी कर दिया, तो वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद आती है अगली बात पे कि तीव्रता का मापन कैसे हुआ। तो हम कहते हैं कि जो सिस्मोग्राफ होता है वो बताता है। तो हमने कहा कि सिस्मोग्राफ में 7.2 और 7.5 का, तो इसका मतलब क्या है, देखिए हर स्केल के साथ, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड 5 है ना, M5 है, तो अगर मान लीजिए कि स्केल 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बनेगा, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बनेगा, लेकिन M6 आएगा तो इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे 10 हो जाएगा, और M7 आएगा तो ये ग्राफ एक इसका भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि हर एक स्केल पॉइंट पर M5 से 6 और 7 पे जाएंगे तो 10-10 गुना बढ़ता जाएगा। तो आमतौर पर ये होता है कि तीव्रता इतनी बढ़ी, तीव्रता नहीं बढ़ रही है, ये स्केल में ऐसा माप बढ़ रहा है। तीव्रता की अगर हम बात करें तो तीव्रता, जो ऊर्जा की हम बात करें, तो 32 गुना अधिक ऊर्जा यह रिलीज कर रहा है। हर एक नंबर बढ़ने पर 32 गुना, यानी कि अगर 5 से 6 पे गए तो 32 गुना ऊर्जा रिलीज किया। तो अब 32 गुना ऊर्जा अगर रिलीज किया, तो अब यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा। पहला, एक से दूसरे पॉइंट पर एक नंबर बढ़ता है तो सीधे 10 सेंटीमीटर की स्केल बढ़ जाती है, ग्राफ बढ़ जाता है। लेकिन ऊर्जा की बात करें तो एक इकाई में 32। तो आप खुद सोचिए कि अगर M4 है, उदाहरण के लिए M4 है, M4 से M6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया तो कितने गुना ज्यादा का भूकंप आया होगा। इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि M4 से M5 में 32 गुना ज्यादा आया, फिर M5 से M16 में फिर 32 गुना ज्यादा आया, तो 32 गुणे 32 कर दीजिए, तो इतना ज्यादा हो जाएगा, 1000 से भी ज्यादा का भूकंप हो जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा भूकंप M4 से M6 तक पहुंचने पर, ये इतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत तीव्र होता जाता है हर एक पॉइंट के बाद में। तो देखिए शुरुआत में अगर हम 2 पॉइंट तक बात करें
तो इस तीव्रता में के तो हर दिन आते हैं, लाखों भूकंप आते हैं। 2 से 4 तक में हम देखें तो 1000 प्रतिदिन आते हैं। 4 से 5 के बीच में देखें तो 100 प्रतिदिन आते हैं। और इसमें 4 से 5 में आमतौर पर क्या होता है कि आप जैसे घर की खिड़की देख हिलते हुए देख लेंगे, कभी आपने महसूस किया होगा भूकंप आए हुए कि पंखा हिल रहा था, आपने देखा होगा हल्का-फुल्का बिस्तर या सामान कुछ हिल गया, तो वो 4 से 5 के होते हैं। 5 से 6 के बीच में क्या होता है, इमारतें थोड़ा-सा हिलना मुश्किल हो हिलने आपको महसूस होती है कि इमारत भी हिल रही है। और 6 से ऊपर जब हम जाते हैं और 6 से 7 की तरफ हम जब बढ़ते हैं, तो वहाँ पे और मतलब गंभीर स्थिति होती है कि इमारतें हिल भी तो रही हैं और नुकसान भी हो रहा है। कमजोर इमारतें टूट भी रही हैं और मौत होने की संभावना है। तो आम तौर पर कभी भी भूकंप से मौत हुई होगी, तो 6 की तीव्रता से ज़्यादा पे हुई होगी। और उसके बाद अगर 7 से ऊपर है, तो 7 से ऊपर में तो सब एकदम तय है कि बड़ी तबाही हुई होगी। नेपाल में कुछ साल पहले लगभग 10-11 साल पहले जब भूकंप आया था, तो कई लोगों की जानें गई थी और वो लगभग कितनी तीव्रता का था? वो शायद लगभग 7.8 के आसपास का था, नेपाल में जो आया था 2015 में, और 2004 में सुमात्रा में आया था 9.1 का, यानी कि बड़े-बड़े भूकंप आए हैं। लेकिन वही बात है कि भूकंप से कोई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है, तो कितने स्केल पे हो जाएगी उसके पीछे ये भी काम करेगा कि उस बिल्डिंग को कैसे बनाया गया है, कितनी मजबूती से बनाया गया है, ये बातें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब अगली बात कि सरकार की वहाँ की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही, तो वेनेजुएला सरकार ने तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। क्यों? एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया है, हवाई उड़ानें हो नहीं पाएंगी, संचार सेवा बाधित हो गई है, बिजली नहीं हो पाएगी, बिजली नहीं होगी तो चिकित्सा की सेवा, अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं कैसे होंगी, शिक्षा कैसे होगी, स्वास्थ्य सुविधा कैसे दी जाएगी, तो बहुत सारी चिंताएं हैं। उसके बाद शेल्टर और रिलीफ, जो स्कूल वगैरह हैं वो सब बंद होंगे, वहां पे शेल्टर बनाए जाएंगे, रिलीफ सेवाएं दी जाएंगी। और इसके अलावा जो ले गुएरा एक क्षेत्र है, वहां पे उसे डिजास्टर जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसी तटीय राज्य में हुआ है। तो और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अमेरिका की एजेंसी कह रही कि लगभग लाख के आसपास मौतें हुई हैं। दूसरी तरफ इस बात की संभावना जताई जा रही है, चिंता व्यक्त की जा रही है, क्या अब फिर से इतना बड़ा भूकंप आया है तो दुनिया और बड़े भूकंप की तरफ तो नहीं बढ़ रही है? क्योंकि एक अंदाजा कई लोगों ने ये भी कहा, मीडिया में खबरें आई कि नहीं अभी तो ये 7.5 का था, 9 की स्केल का भी भूकंप आ सकता है, यानी कि और ज्यादा तीव्रता का, और ज्यादा वो ऊर्जा रिलीज होगी तो और खतरा होगा। अब देखते हैं आने वाले समय क्या अपडेट आता है, बहुत कुछ अभी आने को बाकी है। लेकिन आफ्टर शॉक का एक जो पूर्वानुमान रहता है कि 24 घंटे की उसमें एक आफ्टर शॉक आएगा, लगभग M4 से M5 के आसपास की संभावना है, यानी कि उससे कम तीव्रता का। और पहले सप्ताह में 2 से 3 ऐसे होंगे जो M5 के आसपास आ सकते हैं, यानी कि कुछ-कुछ दिन में अभी आते रहेंगे, लेकिन उनकी तीव्रता अभी कम होती जाएगी। अब डबलेट का खतरा है कि नहीं, कि 2 बार एक साथ ना आ जाए, तो अब कहा जा रहा है कि अब ये मुश्किल है। अभी की स्थिति में ये मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि स्ट्रेस सेटल हो गया होगा, एक पक्ष ये कह रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सेटल तो हो गया होगा, लेकिन कई फॉल्ट सेगमेंट ऐसे होंगे जो वहां बहुत सारे फॉल्ट हैं, हमने बात की थी ना, बहुत सारे फॉल्ट बन जाते हैं क्रैक के बाद, यानी कि भ्रंश, तो और बहुत सारे भ्रंश अभी डिस्टर्ब हो गए होंगे, तो हो सकता है कि हो भी जाए। अभी सिर्फ एक चिंताएं, आशंकाएं और स्टडी की जा रही है, इसको देखना बाकी है। बहुत सारे आफ्टर शॉक आते जाएंगे, लेकिन भविष्य को लेकर के अगर हम बात करें, तो खतरा ये कहा जा रहा है कि 8+ का संभावित खतरा है। और दूसरी बात ये है कि लंबे समय से भूकंप जहां नहीं आया है, जिन फॉल्ट में, वहां पे स्ट्रेस जमा हो रहा है। सीधी सी बात है कि स्ट्रेस अगर रिलीज हुआ है जिस फॉल्ट से, तो क्या उस फॉल्ट से अभी दोबारा भूकंप जल्दी आएगा? नहीं आएगा। अब किसी और फॉल्ट से आएगा जहां से स्ट्रेस रिलीज नहीं हुआ है और लंबे समय से नहीं हुआ है। ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। और दूसरी बात ये कि एक बड़ी आबादी जो है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां सुनामी की जब चिंता है, उसको भी डर होगा वहां पे। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, मैं आपसे सारी बातों पे एक सवाल भी पूछना चाहूंगा। भूकंप के एक मोटा एक आइडिया आपको लगे कि एग्जैक्टली कैसे भूकंप आता है और डबलेट क्यों कहा जा रहा था, और दूसरी बात ये कि ये इतना विनाशकारी क्यों था 2 बार आने की वजह से, वो सब तो आप समझ गए। लेकिन एक न्यू सेशन सेल भी आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, कई विद्यार्थी मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सेल कब आएगी। तो सेल आ चुकी है, 25 से लेके 29 जून तक है। द न्यू सेशन सेल इसका नाम है। और इसमें खास बात है कि जितने भी दृष्टि आईएएस के लाइव ऑनलाइन कोर्सेस हैं, याद रखिएगा, सभी कोर्सेस आपको 50% तक की कम कीमत में मिलेंगे। आप दृष्टि लर्निंग ऐप पे कोर्स है, इसका मतलब चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे सीयूईटी का हो, चाहे टीचिंग एग्जाम का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी कोर्स जो दृष्टि लर्निंग ऐप पे, सब पे 50% तक का डिस्काउंट है। कैसे आपको मिलेगा इसका लाभ?
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। मैं सवाल पर आता हूं, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि वेनेजुएला में जून 2026 में आए भूकंप को अर्थक्वेक डबलेट क्यों कहा गया? ए, क्योंकि भूकंप दो अलग अलग देशों में आया। बी, क्योंकि दो लगभग बराबर तीव्रता के भूकंप मात्र 39 सेकंड के अंतर पर आए। सी, क्योंकि एक मेन शॉक और एक आफ्टर शॉक आया। और डी, क्योंकि भूकंप 2 बार दोहराया गया। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा मुझे कमेंट करके बताएं, और इसके बाद हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।